नमस्कार दोस्तों, हमारी ऐप टीचमेंट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैंने आप सभी लोगों के पास मैसेज पहुंचा दिया था कि आज क्लास होगी, तो एक बार ग्रुप के अंदर शेयर कर दो। जो अपनी कल क्लास नहीं हो पाई, आज अपन क्लास को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो एक बार सभी जो ग्रुप हैं उनके अंदर शेयर कर दो, जितने भी अपने ऐप के जुड़े हुए बच्चे हैं, कोई रह न जाए। अपन टीचिंग एड पढ़ रहे थे, अब आगे का टीचिंग एड जो है वो अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे। 7 नंबर का जो टीचिंग एड है वो अपना है 7 नंबर का पब्लिकेशन। 7 नंबर का अपना टीचिंग एड कौन सा है? पब्लिकेशन। पब्लिकेशन 7 नंबर का अपना टीचिंग एड है पब्लिकेशन। पब्लिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, प्रकाशन के बारे में। एक बार शेयर कर दो सभी को, सबको शेयर कर दो। गुड मॉर्निंग सभी को, एक बार शेयर कर दो सभी को। अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं प्रकाशन में। प्रकाशन क्या होता है ये अपन देखते हैं। बस पढ़ाने का मूड हो गया जितेंद्र, और क्या दिक्कत थी। अपन जल्दी से एक बार एक्सटेंशन खत्म कर लें, फिर अपने पास सिर्फ एनाटॉमी बचती है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको YouTube पर एक नया सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा जो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा, ठीक है। इस एक्सटेंशन खत्म होने के बाद में YouTube पे जाएंगे अपन कुछ दिनों के लिए। आपको एनाटॉमी लास्ट बची है, वो तो कभी भी अपन कर लेंगे। तो 5-10 दिन टाइम, 5-10 दिन के समय के लिए आपको जो है एक नया सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। ये भी आपके लिए वो पिंटू सरप्राइज ही है। नया सब्जेक्ट आप जब पढ़ोगे तभी तो समझ में आएगा, ठीक है। तो प्रकाशन के बारे में अपन समझते हैं। एक बार आप सभी को शेयर कर दो, जितने भी बच्चे हैं उनको। तो स्टार्ट करते हैं। प्रकाशन क्या होता है? किसी विषय के बारे में, थोड़ी मैं शेयर डाल लेता हूं उसमें। प्रकाशन का मतलब आपको पता ही है, किसी भी विषय के बारे में जो कोई लिखित सूचना प्रदान की जाती है उसको पर प्रकाशन बोलते हैं। किसी विषय के बारे में, विषय के बारे में दी जाने वाली लिखित सूचना, रिटन होनी चाहिए। लिखित सूचना जो है वो क्या होती है? प्रकाशन होती है। क्या होती है? प्रकाशन कहलाती है। आपने सुना होगा कई बार कि उसने एक बुक प्रकाशित करी है, उसने ये प्रकाशन किया है, ये प्रकाशन किया है। तो वो प्रकाशन शब्द से आपको पता चल जाना चाहिए कि इसने कोई भी सूचना जो है वो लिखित रूप में दी है, रिटन रूप में दी है, ठीक है। अब ये पब्लिकेशन या प्रकाशन भी कई प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं ये आप देखिए। पहला प्रकार इसका है सर्कुलर लेटर। सर्कुलर लेटर। तो अभी आज के दिन, आजकल आपको सर्कुलर लेटर नाम जो है बहुत सुनने को मिल रहा होगा। मुख्यमंत्री का सर्कुलर लेटर आता होगा, कभी एडिशनल एसपी का, कभी एसपी का, कभी किसका। कोई ना कोई सर्कुलर लेटर जो है वो आपको जो है सुनने में डेली आता होगा कि आज सर्कुलर निकला है, आज दुकान खोलने की अनुमति दे दी गई है, आज सर्कुलर निकला है स्कूल नहीं खुलेंगी, आज सर्कुलर निकला है ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो ये शब्द आपको बहुत बार सुनने में मिल रहा होगा। तो ये भी एक टीचिंग एड है, पब्लिक तक सूचना पहुंचाने का। तो इसके अंदर क्या होता है? सर्कुलर लेटर के अंदर लिखित रूप से ही या तो किसी निश्चित समय, जो रेगुलर समय के अंदर सर्कुलर लेटर निकलता रहता है, या कोई समस्या हो उसके निपटारे के लिए
किसी विभाग द्वारा अपने नीचे जितने भी विभाग हैं उनको लिखित रूप में दी जाने वाली सूचना सर्कुलर लेटर कहलाती है। देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, कोई विभाग देता है और उसी विभाग के नीचे जितने भी विभाग नीचे वाले विभाग हैं उनको यह सर्कुलर लेटर जारी किया जाता है, जिसके अंदर किसी समस्या का निपटारा या किसी समस्या का समाधान बताया जाता है। जैसे कि आप मान लो मुख्यमंत्री जो है अपने गृह विभाग से जो है एक सर्कुलर लेटर निकालता है जिसमें समस्या अपनी है कोरोना की। तो कोरोना की समस्या है तो उसके निपटारे के लिए आपको विभिन्न प्रकार के जो है निर्देश दिए जाते हैं। 5 बजे के बाद में नहीं निकलना, 7 बजे के बाद में नहीं निकलना, ये दुकान नहीं खोलना, ये दुकान बंद करना, ये शिक्षण संस्था बंद करना। ये किसको देता है? अपने ही नीचे वाले विभाग को देता है, पब्लिक को नहीं देता है। नीचे वाले विभाग जो भी आते हैं उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, संभागीय स्तर पर, ठीक है, तो सारे विभाग के नीचे वाले जो नीचे वाले विभाग है उसको लिखित रूप से यह आदेश दिया जाता है कि ये काम करने हैं और ये काम नहीं करने हैं, जिससे कि कोरोना की समस्या का समाधान हो सके। तो इस प्रकार के लेटर को सर्कुलर लेटर कहा जाता है। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ आ गया, तो मैं इसको लिख देता हूं, नो प्रॉब्लम। तो सर्कुलर लेटर का मतलब क्या होता है? लिखित रूप से लिखित रूप से लिखित रूप से किसी विभाग द्वारा किसी विभाग द्वारा अपने से नीचे के विभाग को निर्धारित समय, अब ये भी मैं आपको बताऊंगा निर्धारित समय का मतलब क्या होता है, कि जैसे कुछ सर्कुलर लेटर जो है वो निर्धारित समय पर निकलते हैं। जैसे मान लो कि कर्मचारियों का डीए बढ़ाना हो, महंगाई भत्ता बढ़ाना हो, तो वो हर समय चाहे मई, जून, जुलाई जिस भी समय निकलता है उस निर्धारित समय में वो सर्कुलर लेटर निकलता है और वो जो है मुख्यमंत्री के ऑफिस से निकलता है और वो सभी विभागों को वितरित कर दिया जाता है। नीचे वाले सभी विभागों को वितरित कर दिया जाता है और नीचे वाले सभी विभागों को जब वितरित कर दिया जाता है तो सभी विभाग के अंदर जो है वो डीए बढ़ के आ जाता है। तो ये निर्धारित समय पर भी सर्कुलर लेटर रेगुलर निकलता रहता है। या जैसे समस्या आ गई कोई कोरोना, समस्या आ गई कोरोना, किसी समस्या के निपटारे के लिए या किसी समस्या के निपटारे, देखो लिखित रूप से किसी विभाग द्वारा अपने ही नीचे के विभाग को निर्धारित समय या किसी समस्या के निपटारे के लिए दी जाने वाली सूचनाएं सर्कुलर लेटर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सर्कुलर लेटर कहलाती हैं। तो अब मेरे को लगता है आपको किसी प्रकार की इस सर्कुलर लेटर में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर है तो मेरे को बताओ। पब्लिकेशन पढ़ रहे हैं, पब्लिकेशन का मतलब ही ये है कि आप जो है पब्लिक के पास में या जो भी पशुपालक या कृषक जो भी आप जिस भी रेफरेंस में आप पढ़ाई कर रहे हो उसके रेफरेंस में आपको लिखित रूप में कोई सूचना पहुंचानी है। तो लिखित रूप में पहली सूचना होती है सर्कुलर लेटर। तो सर्कुलर लेटर जो है ये मुख्यतः गवर्नमेंट जो विभाग है उसके अंदर ज्यादा चलता है, ऐसा नहीं प्राइवेट के अंदर भी चलता है। प्राइवेट कंपनियां भी अपना अपना सर्कुलर लेटर जारी करती हैं। तो वो एक निर्धारित समय में या किसी समस्या के निपटारे के लिए जो है उसके अंदर बातें लिखी जाती है और लिखित रूप से, तो वो सर्कुलर लेटर कहलाता है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? मैं मिटा देता हूं। आगे अपन सर्कुलर लेटर के बाद में दूसरा अपन देखते हैं पब्लिकेशन किस प्रकार का होता है। दूसरा पब्लिकेशन भी अपन देखते हैं वो किस प्रकार का होता है। तो दूसरा पब्लिकेशन देखिए आप। दूसरा आता है पंपलेट। पंपलेट, तो ये नाम भी आपने बहुत बार सुना होगा और कई बार जो है कृषकों के या पशुपालकों की जब भी कोई मीटिंग या कोई सभाएं होती हैं वहां पंपलेट का वितरण किया जाता है।
पंपलेट का भी वितरण किया जाता है, लीफलेट का वितरण भी किया जाता है, और भी आपके जो बुकलेट का भी वितरण किया जाता है। तो इन सभी चीजों को अपने को समझने का जरूरी है, ठीक है। और सभी के अंदर प्रकाशन के प्रकार है, तो सभी के अंदर सूचनाएं लिखित रूप से होंगी, लेकिन कुछ ना कुछ इसके अंदर डिफरेंस होगा। पंपलेट क्या होता है? पंपलेट एक सादा पेज होता है, जैसे मान लो कि मेरे पास कोई ब्लैंक पेज है, उसके अंदर होता है, और उस ब्लैंक पेज के अंदर आपको किसी विषय के बारे में सूचना देनी है, तो संक्षिप्त में सूचना दी जाती है, डिटेल नहीं लिखा जाता उसका, संक्षिप्त में ब्रीफली। जैसे मान लो कि मैं एक पंपलेट बना रहा हूं एफएमडी रोग का, मैं एक पंपलेट बना रहा हूं एफएमडी डिजीज का, मैं एक पंपलेट आपके सामने बना के दिखाता हूं, जिसके अंदर मैं संक्षिप्त में आपको सूचनाएं देता हूं। तो मैं इसके अंदर संक्षिप्त में लिख दूंगा कि एर्थस वायरस से ये रोग होता है, ठीक है। एक जानवर के कांटेक्ट में आने से था कॉन्टाजियस डिजीज है, ठीक है। ऐसे मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, मुंह से लार पड़ना, ऐसे 2-4 पॉइंट मैंने लिख दिया, और संक्षिप्त के अंदर आपको ये पंपलेट जो है मुंह पक्का खुरपक्का का आपको वितरित कर दिया एक सिंगल पेज के अंदर। तो ये आपका हो गया पंपलेट। किसानों और पशुपालकों को ये पंपलेट जो है किसी मीटिंग के दौरान या किसी भी सभा के दौरान जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पर उपलब्ध होते हैं। ये पंपलेट जो भी कृषकों को या पशुपालकों को वितरित किए जाते हैं, उसके कोई पैसे नहीं लगते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पे दिए जाते हैं। अगर पैसे दोगे तो कोई भी कृषक या पशुपालक जो है वो पंपलेट आपको नहीं लेगा। जब वो पंपलेट नहीं लेगा तो पंपलेट के अंदर लिखी हुई सूचनाएं वो पढ़ेगा ही नहीं, लेकिन आप फ्री ऑफ कॉस्ट पे देते हो तो वो कुछ ना कुछ उसके अंदर पढ़ता है कि आखिरकार ये क्या चीज है, तो उसके अंदर संक्षिप्त में सूचना लिखी हुई होती है। तो पंपलेट लिख सकते हैं, यह एक सादा पेज होता है, सादा पेज होता है जिसमें संक्षिप्त में किसी विषय के बारे में लिखित सूचना दी जाती है, लिखित सूचना दी जाती है। तो ये आपका पंपलेट है। इस पंपलेट में कोई भी दिक्कत है तो मेरे को आप बता सकते हो। इस पंपलेट के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साधारण सा पेज होता है पंपलेट, और आगे आपका लीफलेट। इसके अंदर सिर्फ फर्क इस संक्षिप्त वर्ड का ही होता है। अगला जो मैं लीफलेट पढ़ाऊंगा उसके अंदर और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ संक्षिप्त वर्ड का फर्क होता है। वो भी एक सादा पेज ही होता है, लेकिन उसके अंदर विषय के बारे में जानकारी विस्तार से दी जाती है, बिंदु दर बिंदु दी जाती है, एक बिंदु के बाद में दूसरा। और इसके अंदर कोई भी सूचना जो है आपको ब्रीफली या संक्षिप्त में दी जाती है, बस इतना ही फर्क है। तो मैं अगला लेके चलता हूं, लीफलेट। अगला जो है प्रकाशन का प्रकार जो है तीसरा मैं आपके सामने लेके चलता हूं, लीफलेट। तीसरा कौन सा है आपका? लीफलेट, ठीक है। तो लीफलेट क्या होता है? सेम वही एक पेज होता है, वही एक साधारण सा पेज होता है, लेकिन अब की बार जो वैसे मान लो एफएमडी की आप सूचना दे रहे हो तो आपको उसकी बिंदु दर बिंदु पूरी की पूरी आपको विस्तार से सूचना देनी है। किससे देनी है? विस्तार से सूचना देनी है। आपको पूरा बताना है कि ये वायरस होता है, ये इसके स्ट्रेन होते हैं, ऐसे ऐसे इंडिया के अंदर ये स्ट्रेन पाए जाते हैं, विदेशों के ये स्ट्रेन है, ऐसे रोग फैलता है, ये लक्षण है, ये इसका आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ये ट्रीटमेंट, सब कुछ जो है आप विस्तार से इस पेज के अंदर समझाओगे तो उसको अपन बोलते हैं लीफलेट बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी भी परिभाषा बहुत इजी सी हो गई। यह एक सादा पेज होता है जिसमें किसी विषय के बारे में
विषय के बारे में विस्तार से बिंदु दर बिंदु लिखित सूचना दी जाती है, लिखित सूचना दी जाती है। तो यह आपका जो है क्या कहलाता है, लीफलेट कहलाता है। इसमें कोई भी दिक्कत है मेरे को आप बता सकते हो, मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है किसी को? चलो तो अपन आगे की तरफ चलते हैं। ऐसे ही एक सादा पेज का आगे जो प्रकाशन बना हुआ है वो आपका है फोल्डर। अगला कौन सा है, फोल्डर। तो नाम से ही पता चल रहा है फोल्डर का मतलब उस पेज को आप फोल्ड कर दो, उस पेज को आप क्या कर दो, फोल्ड कर दो। तो चौथा आपका है वो है फोल्डर। ये भी प्रकाशन का प्रकार है। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लो कि आपके पास ये एक पेज है, इस पेज को एक यहां से फोल्ड कर दिया और एक यहां से फोल्ड कर दिया, मतलब 2 से 3 जगह पर मोड़ दिया जाता है या फोल्ड कर दिया जाता है। ठीक है। इसके अंदर एक साधारण पेज होता है, उस साधारण पेज को 2 या 3 जगह से फोल्ड या मोड़ दिया जाता है और फिर इसके अंदर सूचना, प्रत्येक सतह पर सूचना लिखी जाती है। मतलब फोल्ड का ये हिस्सा है, इसके अंदर भी सूचना लिखी जाती है और इसके अंदर भी सूचना लिखी जाती है। तो इस प्रकार का सादा कागज या इस प्रकार का प्रकाशन जो है वो फोल्डर कहलाता है। ठीक है, बहुत इजी सी चीज है। फोल्डर भी क्या है, यह एक सादा पेज होता है जिसको 2 से 3 जगहों पर मोड़ लिया जाता है तथा प्रत्येक सतह मतलब ये सतह और ये सतह, प्रत्येक सतह पर लिखित सूचना होती है। किसी भी विषय के बारे में लिखित सूचना होती है। तो ये आपका जो है वो क्या कहलाता है, फोल्डर कहलाता है। फोल्डर में अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को बता सकते, किसी प्रकार की दिक्कत हो आप मेरे को बता सकते हैं। नहीं है तो अपन नेक्स्ट पब्लिकेशन की ओर तरफ चलते हैं, जिसको बुकलेट या बुलेटिन बोलते हैं। अच्छा, वीडियो साफ तो दिख रहा है ना? अरे वीडियो और आवाज दोनों साफ आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना कनेक्टिविटी की? वीडियो साफ आ रहा है एकदम? ठीक है, ठीक, चलो बढ़िया। तो आपका अब 5 नंबर का जो प्रकाशन है वो कौन सा है, बुकलेट या बुलेटिन जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बुलेटिन बोलते हैं। ये क्या होता है, तो इसके अंदर देखो, बुकलेट या बुलेटिन आपने खुद ने देखी होंगी। आज भी किसी कोचिंग के प्रचार प्रसार में जब जाते हो, उसकी डेमो क्लासेस लेने जाते हो, सेमिनार में जाते हो, तो आपको पंपलेट भी दिया जाता है, आपको लीफलेट भी दिया जाता है और बुकलेट भी आपको पकड़ाई जाती है। ठीक है, आप सबने देखा होगा। बुकलेट के अंदर यह होता है कि इसके अंदर पेजों की संख्या, नंबर ऑफ पेजेज ज्यादा होते हैं। कम से कम 2 या 2 से अधिक कितने भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। वो निर्भर करता है कोचिंग की श्रद्धा पर, जो कितना खर्चा कर सकता है, नंबर ऑफ पेजेस उसको कितने बढ़ाने। लेकिन मिनिमम आपको 2 पेज रखने। अगर आप एक ही पेज रखोगे तो वो आपके लीफलेट फोल्डर इसके अंदर आ जाएंगे। तो इस बुकलेट के अंदर 2 या 2 से अधिक पेजों की संख्या होती है, जिसके अंदर किसी विषय के बारे में, प्रत्येक पेज पर किसी विषय के बारे में सूचना, लिखित सूचना आपको मिलती है।
तो कोई भी कोचिंग होती है उसका बुकलेट आपको दिया जाता है जब आप सेमिनार में जाते हो, और प्रत्येक पेज पर आपको लिखा हुआ होता है कि हमने इस साल इतने बच्चे अचीव कर लिए, हमारा ये कोर्स है, ये फलाना ढिकड़ा जो भी है वो उसके अंदर लिखा हुआ मिलता है। तो वो बुकलेट या क्या होती है, बुलेटिन होती है। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं, इसमें सादा पेज की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है तथा प्रत्येक पेज पर विषय के बारे में लिखित सूचना होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बुकलेट और बुलेटिन क्या होता है। ठीक है, ऐसे आपने जैसे भी कोई कोचिंग के सेमिनार में जाते हो तो स्टूडेंट इसमें बहुत ज्यादा रुचि रखता है इस बुकलेट को लेने के अंदर, किसी को नहीं मिलता तो वो बोल के भी लेता है जहां वो वितरण करने वाला होता है। तो इसमें कोई दिक्कत है बुलेटिन और बुकलेट के अंदर? या आप सेकेंड ईयर की एग्जाम दे रहे होते हो तो आपकी कॉलेज के अंदर कोई ना कोई कोचिंग की बुकलेट आपको मिलती है। ठीक है, हमारी कोचिंग में आओ, हमारे पास ये सुविधाएं हैं, फलाना ढिकड़ा। ठीक है, समझदार आदमी जो है वो पंपलेट और लिफलेट में भी अपना काम चला लेता है, लेकिन जिनके पास पैसे थोड़े ज्यादा होते हैं तो बड़ी चिकनी सी बुकलेट और बुलेटिन भी बनाते हैं ताकि बच्चे उसकी तरफ आकर्षित हों। आजकल आकर्षण का ही जमाना है, जहां देखिए अच्छा सा पेज, बढ़िया पेज है तो ऐसा ही लगता है कि वहां पढ़ाते भी बहुत बढ़िया होंगे। पेज की क्वालिटी और स्टडी की क्वालिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। जितने ज्यादा चिकने पेज होते हैं पढ़ाई वहां मेरे हिसाब से थोड़ी कमी ही होती है, क्योंकि उनका सारा खर्चा जो है वो किस पर चला जाता है, उन पेजों को चिकनाई देने में चला जाता है। अगला है विजिट, पब्लिकेशन का ही एक पब्लिकेशन ही अगला जो प्रकार है। अपन जो पब्लिकेशन तो पूरे हो गए, अपने जितने भी पब्लिकेशन थे वो सारे हो गए। अगला टीचिंग एड कौन सा है, विजिट या भ्रमण। पब्लिकेशन थे वो अपने कंप्लीट हो गए, अब मैंने नंबर वही डाल दिए 1 2 3 वाले, उसको आप रोमन अक्षर में लिख लेना ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। अगला टीचिंग एड है विजिट या भ्रमण। ठीक है, यह आपको पता ही है। जब भी आपका कभी प्रशिक्षण होता है तो आपको पहले थ्योरेटिकल पढ़ाया जाता है। जैसे मान लो कि आपका डेयरी का कोई ट्रेनिंग हो रही है तो आपको डेयरी के बारे में, गाय भैंस के बारे में सब कुछ बताया जाता है, और लास्ट दिन जो है एक टीचिंग एड और निकाला जाता है जिसको विजिट या भ्रमण बोलते हैं, जिसमें उस संस्था की गाड़ी आती है, आप नहा धो के सुबह सुबह आपको उस गाड़ी में बैठा लिया जाता है और उसी विषय से, जिस विषय के बारे में आपको प्रशिक्षण दिया गया है, उस विषय से संबंधित कोई भी संस्था जो वैज्ञानिक तरीके से रख रखाव रखने वाली हो, उस संस्था पर उस ट्रेनिंग करने वाले जितने भी समूह के सदस्य हैं उन सभी को उस संस्था पर ले जाया जाता है। फिर उस संस्था को दिखाकर आपको विषय के बारे में चर्चा की करके उसके बारे में ज्ञान दिया जाता है। तो यह आपकी विजिट या भ्रमण कहलाता है। बहुत इजी सी चीज है। भ्रमण के अंदर किसी वैज्ञानिक विधि से रख रखाव करने वाली संस्था पर समूह के रूप में पशुपालकों और कृषकों को ले जाकर वहां उनको दिखाकर विषय के बारे में जानकारी देना विजिट या भ्रमण कहलाता है। शायद इसकी लिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप लिख लोगे भ्रमण क्या होता है। अगर आपने कभी जिंदगी में ट्रेनिंग करी है, दूसरा प्रोडक्ट कब आएगा जल्दी आएगा। प्रोडक्ट से पहले मैं एक और आपको सरप्राइज देना, सोचते रहो आप, वो आपको यूट्यूब पे मिलेगा। ठीक है, अपन जैसे ही एक्सटेंशन खत्म करते हैं कि अपनी एनाटॉमी लास्ट बचती है, उससे पहले मैं आपको वो नया चीज पढ़ाऊंगा, वो आपको पता चल जाएगा जब वक्त आएगा तब। ठीक है, तो ये विजिट लिखाने की जरूरत नहीं है ना, भ्रमण लिखाने की जरूरत है क्या? भ्रमण के बारे में आपको जरूरत ही नहीं। ठीक है,
अब आगे की तरफ चलते हैं, ऐड या माध्यम, कि आप किसी पशुपालक को या कृषक को किस माध्यम से या किस ऐड के माध्यम से, ऐड का मतलब होता है आपके पास सूचना कैसे पहुंचाई जाए। तो अगला जो पॉइंट अपना टॉपिक शुरू हो रहा है वो है ऐड या माध्यम। तो बहुत इजी सी चीज है इसकी परिभाषा, वह वस्तु या वह चीज जिसके माध्यम से सरल तरीके से सूचना कृषक या पशुपालक, अपन यहां पर कृषक और पशुपालक की बात करेंगे, अगर और कोई मकसद से हो तो वहां पर आप विद्यार्थी कुछ भी यूज कर सकते हो। तो वह वस्तु जिसके द्वारा सरल तरीके से कृषक व पशुपालक तक सूचना पहुंचाई जाती है, उस वस्तु को या उस चीज को माध्यम या ऐड कहा जाता है। जिस भी चीज के द्वारा सरल तरीके से, सरल का मतलब आसानी से समझ में आ जाए, कोई भी तरीका, कोई भी वस्तु आप काम में लीजिए, चाहे पोस्टर काम में लीजिए, आप टीवी काम में लीजिए, कोई भी वस्तु आपको काम में लेनी है, लेकिन सरल तरीके से कृषक व पशुपालक को अगर वो सूचना मिल जाती है तो वो आपकी वस्तु जो है माध्यम या ऐड कहलाता है। तो मैं लिख सकता हूं, ऐसी वस्तु जो किसी सूचना को सरलतम तरीके से कृषकों व पशुपालकों तक पहुंचाती हैं, तो उस वस्तु को जो है अपन ऐड या माध्यम कहते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं? ऐड या माध्यम कहते हैं। ऐड और माध्यम जो है वो आपकी ज्ञानेंद्रियों के आधार पर आप कौन सी ज्ञानेंद्रिय से सूचना ग्रहण करोगे, उसके आधार पर ऐड को 3 भागों में बांटा गया है। एक, बात सुनने में सिर्फ और सिर्फ आपका कान का इस्तेमाल, कान जो ज्ञानेंद्रिय है उसका इस्तेमाल होता है, तो उसको अपन बोलते हैं ऑडियो ऐड। आजकल तो आप समझदार हो, ऑडियो वीडियो सब कुछ जानते हो, ऑडियो ऐड, ठीक है। दूसरी के अंदर आपकी सिर्फ आंख जो ज्ञानेंद्रिय है वही काम आती है। आपको सुनाई कुछ नहीं देता, लेकिन आप आंख के द्वारा देखकर कोई भी सूचना ग्रहण कर सकते हो, जिसको अपन बोलते हैं विजुअल ऐड। इसके अंदर आपकी सिर्फ और सिर्फ आंख का इस्तेमाल होगा, कान का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगा। तो आंख के द्वारा मतलब देखकर, चाहे आप कुछ भी देखो, पोस्टर देखो, कोई भी चीज देखो, सुनना नहीं चाहिए आपको, कुछ भी सुनाने वाला कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी आंख के माध्यम से कोई आप सूचना ग्रहण कर सकते हो, तो उसको विजुअल ऐड बोलते हैं। तीसरा जो ऐड है, इसके अंदर आपको दोनों ज्ञानेंद्रियां काम में लेनी है, कान से सुनना भी है और आंख से देखना भी है। तो कान और आंख दोनों का इस्तेमाल करते हो तो उस ऐड को ऑडियो मतलब कान वाला, विजुअल मतलब आंख वाला ऐड कहा जाता है। तो ये 3 माध्यम है जिन माध्यम के द्वारा आप किसी भी कृषक या पशुपालक के पास सूचना पहुंचा सकते हो। ये तीनों समझ में आगे कि नहीं आगे? ठीक है, ये समझ में आ गए। तो अपन ऑडियो ऐड के बारे में पढ़ते हैं। इनके एग्जाम्पल जो है एग्जाम के अंदर बहुत पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन जो है आप इसके अंदर से कंफर्म मानिए हर बार पीएससी के अंदर पूछा जाता है, सिर्फ एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, मतलब मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है, तो अपन सबसे पहला लिखते हैं अपना ऑडियो ऐड। ऑडियो ऐड दिख तो सही रहा है ना? ऑडियो ऐड, ठीक है, वेरी गुड, सही दिख रहा है। चलो ऑडियो ऐड, ऑडियो ऐड के अंदर क्या है? ऑडियो को मतलब इसके अंदर आप कोई भी जो सूचना ग्रहण करने वाला आदमी है वो सूचना कान के माध्यम से ग्रहण करेगा, सुनकर ग्रहण करेगा। तो आप उसको सूचना कैसे दोगे? तो आप या तो बोलकर या अपनी बोली को किसी चीज में रिकॉर्ड कर
उस कृषक और पशुपालक के पास में सूचना पहुंचा दी जाती है और वो कृषक और पशुपालक सुनकर उस सूचना या उस विषय के बारे में जानते हैं। कई बार आपने सुना होगा उसका ऑडियो वायरल हुआ है, आपने सुना होगा कि उस नेता का ऑडियो वायरल हुआ है या जो भी है किसी का वायरल हुआ है, ऐसा आपने सुना होगा। तो उस ऑडियो के अंदर आप भी सुनते हो उस ऑडियो को, तो आप ऑडियो के अंदर क्या करते हो, बातें क्या हो रही हैं, उन बातों को देखकर आप सारांश लगाते हो उसकी अफेयर वाली बातें हैं। तो ये कौन सा ऐड है, ऑडियो ऐड है। ठीक है, कौन सा ऐड है, ऑडियो ऐड है। तो इसके अंदर मैं लिख सकता हूं, इसमें कोई भी अपनी आवाज और रिकॉर्ड करके या बोलकर अन्य व्यक्तियों को सुनाकर सूचना पहुंचाई जाती है। बस सीधी सी बात है, जो सूचना पहुंचाएगा वो या तो बोल के बताएगा या अपनी बोली को किसी में रिकॉर्ड करेगा, और जो सूचना ग्रहण करने वाला है वो कान के माध्यम से उसको सुनकर उस सूचना के बारे में संपूर्ण जानकारी लेता है। ठीक है, तो इसको भी अपन वर्ड आगे अपना रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड के आधार पर इसको अपन दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो रिकॉर्डेड टाइप का ऑडियो जो आजकल मोबाइल के अंदर आप देखते हो, रिकॉर्डेड टाइप का वीडियो होता है, और दूसरा जो है वो नॉन रिकॉर्डेड टाइप का होता है। ऑडियो जो है दूसरा नॉन रिकॉर्डेड। अब रिकॉर्डेड और नॉन रिकॉर्डेड को समझने का सबसे बढ़िया तरीका है, आपको किसी की बुराई करनी है, ठीक है, तो बुराई करने के दो तरीके हैं। एक तो उसका आपके मोबाइल के अंदर ऑडियो रिकॉर्ड कर लो, उस ऑडियो को वायरल कर दो, तो वो रिकॉर्डेड ऑडियो हो जाएगा, रिकॉर्डेड ऑडियो जो है वो हो जाएगा। या फिर जैसे गांव में होता है चुगली करने वाला, घर घर जाके बताना कि ये आदमी बेकार है, ये आदमी घटिया है, ये आदमी बेकार है, ये घटिया है। जो चुगली वाली प्रक्रिया है वो नॉन रिकॉर्डेड है, ठीक है, इसके सबूत नहीं होते। और रिकॉर्डेड के अंदर जो है आपको पता है ऑडियो जो है कई बार इस प्रकार के वायरल होते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आप बताइए। आपको पता है टेप रिकॉर्डर किसका एग्जांपल है, रिकॉर्डेड का, इसके अंदर रिकॉर्ड होता है। आपका ग्रामोफोन नीचे का दिख रहा है क्या, दिख रहा है, चलो मेरे को कंफ्यूज हो जाता है। ग्रामोफोन, सीडी रोम, ये सारी की सारी चीजें जो हैं इसके अंदर रिकॉर्डेड होती हैं। एक वायर रिकॉर्डर भी लिखा हुआ है बुक के अंदर, तो यहां पर एक एग्जांपल वायर रिकॉर्डर भी आप लिख सकते हो। तो ये सारे के सारे रिकॉर्डेड वीडियो हैं जो रिकॉर्ड होते हैं, चाहे टेप रिकॉर्डर हो, चाहे वायर रिकॉर्डर हो, चाहे ग्रामोफोन हो, चाहे सीडी रोम हो। तो इसके एग्जांपल रेडियो जो है, रेडियो में आप रिकॉर्डेड नहीं होता, रेडियो जो है आपका नॉन रिकॉर्डेड के अंदर आता है, रेडियो जो है वो नॉन रिकॉर्डेड के अंदर आता है। रेडियो जो है वो आप खुद वॉइस जो है रिकॉर्ड नहीं करते आप, उसके अंदर आकाशवाणी के बाद में आप रेडियो में जो भी समाचार है वो बाद में आप नहीं सुन सकते, तो रेडियो जो है वो इधर डालूंगा नॉन रिकॉर्डेड के अंदर। ठीक है, तो रेडियो आ जाएगा आपका नॉन रिकॉर्डेड के अंदर। दूसरा लाउड स्पीकर, कई बार लाउड स्पीकर अनाउंस किया जाता है कि गांव में ट्रॉफी चल रही है, जल्दी से जल्दी टीम पहुंच जाए, तो आपका लाउड स्पीकर आ जाएगा। ठीक है, ट्रांजिस्टर, ये आपका इसके अंदर आ जाएगा। या आपने कोई गाना गाया है, गाने
या आप नारे लगा रहे हो भारत माता की जय, जिस प्रकार के गाने नारे, ये सारे के सारे क्या है, नॉन रिकॉर्डेड है। ठीक है, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन भी इसके अंदर ही आता है, यहां से दिख रहा है तो माइक्रोफोन भी इसके अंदर आ सकता है। एम्पलीफायर, एम्पलीफायर वो भी इसके अंदर आता है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल आप कर सकते हो इसके अंदर नॉन रिकॉर्डेड के अंदर। ठीक है, इसको अंदर रिकॉर्ड नहीं होता, गाना गा के आप बता सकते हो किसी को अपना दर्द, नारा लगा के भी आप अपना दर्द बता सकते हो, ट्रांजिस्टर के माध्यम से एम्पलीफायर, ये तो वो तकनीकी है। माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर के अंदर भी आप बोल के जो है बता सकते हो। भाषण, बिल्कुल नारा गाना भाषण भी लिख सकते हो इसके अंदर, भाषण के माध्यम से भी आप अपनी जो सूचना है वो लोगों तक पहुंचा सकते हो, भाषण भी है। तो ये सारे के सारे नॉन रिकॉर्डेड होने चाहिए, रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए इनकी, कि आप दोबारा ना देख सको इसको, और इसको आप दोबारा रिकॉर्डेड है तो हजारों बार देखो, एम्पलीफायर रिकॉर्ड है। एम्पलीफायर में रिकॉर्ड होता है क्या, एक बार देखना एम्पलीफायर रिकॉर्ड होता है कि, मेरे हिसाब से तो नहीं होता। वो ध्वनि को एम्पलीफायर करता है, आवाज बढ़ाता है, रिकॉर्ड नहीं करता। एम्पलीफायर जो है वो आवाज में आवाज भारी कर देता है। जब भी आप मोबाइल, आप माइक लेते हो, वो एक एम्पलीफायर का तो एग्जाम्पल है। तो माइक के अंदर आपकी आवाज बढ़िया आ जाती है। ठीक है, आप धीरे बोलकर भी बहुत सारी पब्लिक को सुना सकते हो, उसमें रिकॉर्डेड नहीं होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? ऑडियो, आपको ये रिकॉर्डेड टाइप के तो कम ही पूछेंगे, बस इनके नाम याद रख लो, ऑडियो एड्स के बारे में पूछते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शाबाश। अगला अपना है विजुअल एड। तो विजुअल एड आपको पता ही है, आंख जो ज्ञानेंद्रिय है उसके माध्यम से आपको वो सूचना ग्रहण करनी है। आपको सुनना कुछ भी नहीं है, सुनने वाला इसके अंदर काम ही नहीं है, आपको देखकर जो है सब कुछ करना है। तो दूसरी आपकी विजुअल एड आता है। तो विजुअल एड कैसी होती है? ऐसी वस्तु जो लिखित, दृश्य, दृश्य मतलब देखकर, या फोटो के माध्यम से, फोटो के माध्यम से अन्य व्यक्ति देखकर सूचना ग्रहण करते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आप बता देता हूं, आपको खट करके समझ में आ जाएगी कि मेरा बोलने का तात्पर्य क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, मान लो कि कोई हीरो और हीरोइन है, उसकी दोनों की नंगी फोटो मार्केट में आ गई। ठीक है, आपको कुछ सुनाई नहीं दिया, आपको सिर्फ दिखाई दिया, और देखकर आप समझ गए होंगे कहां तक क्या क्या संभावनाएं होती हैं। तो वही है विजुअल एड, वही क्या है, विजुअल एड है। अब विजुअल एड के अंदर भी इसको भी दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। अगर आप आधुनिक तकनीकी का उपयोग करते हुए, करंट व धारा का उपयोग करते हुए अगर विजुअल एड बनाते हो, तो उसको अपन बोलते हैं प्रोजेक्टेड, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टेड। और अगर अपन बिना किसी आप लाइट का उपयोग किए हुए, बिना किसी तकनीकी का उपयोग करते हुए अगर आप कोई देखने लायक चीज बनाते हो, तो उसको अपन बोलते हैं नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड। तो इसको अपन दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, दो भागों के अंदर वर्गीकृत कर सकते हैं। एक होता है प्रोजेक्टेड विजुअल एड, और दूसरा आपका होता है नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड। तो देखो, प्रोजेक्टेड विजुअल जो एड होता है, इसके अंदर आप आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए, आधुनिक तकनीकी के अंदर आपको कोई बढ़िया मशीन काम में लेनी पड़ेगी, और बढ़िया मशीन आप काम में लेनी पड़ेगी, तो उसको चलाने के लिए आपको किसी ऊर्जा स्रोत की जरूरत पड़ेगी।
और ऊर्जा स्रोत मुख्यतः अपन क्या काम में लेते हैं, बिजली या लाइट काम में लेते हैं या धारा काम में लेते हैं। तो इस प्रकार के विजुअल ऐड में आधुनिक तकनीकी अर्थात धारा का उपयोग, करंट का उपयोग करते हुए किसी इंसान तक जो है सूचना का पहुंचाना प्रोजेक्टेड विजुअल ऐड कहलाता है। तो इसके अंदर मैं लिख सकता हूं, किसी आधुनिक तकनीकी का उपयोग करते हुए तो मैं इसके अंदर लिख सकता हूं बिजली उपयोग में आती है, नीचे लिख दिया बिजली उपयोग में आती है और ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने, ठीक है। तो आधुनिक तकनीकी, यहां पर तकनीकी नाम भी आपको लिखना है। तो किसी आधुनिक तकनीकी का उपयोग करते हुए अन्य व्यक्तियों के पास दृश्य के रूप में सूचना का पहुंचाना, दृश्य के रूप में आप कोई भी आधुनिक तकनीक का उपयोग कीजिए, उसके अंदर आपको सूचना पहुंचानी है, ठीक है। नॉन प्रोजेक्टेड ऐड के अंदर आपको ऐसी कोई आधुनिक तकनीकी या एनर्जी स्रोत बिजली का उपयोग नहीं करना है। जब आप बिजली का उपयोग नहीं करोगे तो जिस टाइम जो आदमी जिस चीज को देख रहा होता है उस टाइम उसको लाइट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इसके अंदर आपको मोबाइल के अंदर मैंने बोला वो उस टाइप की फोटो भेजी है, तो उस टाइम आपके मोबाइल के पास बिजली होनी चाहिए देखने के लिए। अगर आपके पास बिजली नहीं है तो मोबाइल से आप वो फोटो नहीं देख सकते। लेकिन नॉन प्रोजेक्टेड ऐड के अंदर या तो कोई लिखित सूचना होती है या सूचना को छाप कर बिना किसी आधुनिक तकनीकी का उपयोग किए हुए किसी व्यक्ति के पास, व्यक्ति मीन्स कृषक और पशुपालक के पास सूचना का पहुंचाना नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल ऐड कहलाता है, ठीक है। तो मैं इसमें लिख सकता हूं बिना बिजली का उपयोग किए हुए लिखकर या छाप कर अन्य व्यक्तियों के पास सूचना पहुंचाना, ठीक है। बिना आपको कोई बिजली आपको बिल्कुल भी उपयोग में नहीं लेनी है और बिजली का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है और आपको ये सूचनाएं पहुंचानी है। इधर जगह पड़ी है तो इधर ही मैं इनके एग्जाम्पल लिख देता हूं, मैंने वीडियो में देख ली, इधर जगह पड़ी है, ठीक है। तो अब आप क्या आता है प्रोजेक्टेड विजुअल ऐड के आप एग्जाम्पल बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। तो आपका सबसे पहला आता है ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर आता है। दूसरा इसका एग्जाम्पल आता है आपका फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर या स्लाइड प्रोजेक्टर। दूसरा जो आता है वो फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, दूसरा फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर या स्लाइड प्रोजेक्टर। इनकी क्या खासियत होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और एक आपका ऑप्शन आता है इपीडायस्कोप, एक आता है इपीडायस्कोप। इसकी क्या खासियत है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैं इधर वाला थोड़ा मिटा देता हूं, आपको समझ में आ गया होगा, ताकि अपन इनकी जो विशेषताएं हैं वो लिख सके। नॉन विजुअल ऐड प्रोजेक्टर के अपन इधर एग्जाम्पल लिख लेंगे। अब देखिए ओवरहेड प्रोजेक्टर जो है ये आपका इनडायरेक्ट प्रोजेक्शन है। इसकी डायरेक्ट जो है
डायरेक्ट आप किसी चीज को डायरेक्ट, जैसे कि आपने ऐसे प्रोजेक्टर आपने देखे होंगे, आपको नहीं पढ़ाया जाता लेकिन हमें पढ़ाया जाता था। एक प्रोजेक्टर होता था, उसमें एक नीचे जैसे अपनी स्कैनर की जो मशीन होती है, इसके ऊपर कोई फोटो रख दी जाती थी और वो फोटो बोर्ड पे आ जाती थी। ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट प्रोजेक्टर होता था, क्योंकि फोटो आपने कहां रखी है, आ कहीं और रही। ठीक है, फिर उस फोटो से हमें टीचर समझाता था कि देखो ये चीज है, ये डायग्राम, ऐसे ऐसे इसकी संरचना है। तो उसको अपन बोलते हैं इसको, इसके अंदर प्रोजेक्शन कैसा है, इनडायरेक्ट प्रोजेक्शन है। अर्थात फोटो आपने कहीं रखी है और प्रोजेक्शन आपका कहीं हो रहा है। जबकि फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर या स्लाइड प्रोजेक्टर जो होता है, अब स्लाइड प्रोजेक्टर आपने देखा होगा, आपको कुछ रखना नहीं होता, डायरेक्ट जो कंप्यूटर में है वो आपकी स्क्रीन पे चलता है। तो ये आपका कैसा है, डायरेक्ट प्रोजेक्शन है। इसके अंदर कैसा प्रोजेक्शन है, डायरेक्ट प्रोजेक्शन है। ठीक है, फिर इपिडायस्कोप कौन से प्रोजेक्शन पे काम करती है, ये रिफ्लेक्शन प्रोजेक्शन पे काम करती है। अर्थात जो भी सूचनाएं हैं वो किसी स्काई से परावर्तित होकर वापिस जो है मेन जगह पर आती है जहां आपको दिखाना होता है। तो यहां पर रिफ्लेक्शन होता है। तो ये किस प्रकार एग्जाम्पल है, और रिफ्लेक्शन प्रोजेक्शन आपको देखने को मिलता है। तो ये भी पॉइंट आपको साथ साथ में याद करने हैं इन एग्जाम्पल के साथ कि किस किस प्रकार का प्रोजेक्शन है। तो कोई डायरेक्ट प्रोजेक्शन है, कोई इनडायरेक्ट प्रोजेक्शन है, कोई रिफ्लेक्शन प्रोजेक्शन है, या रिफ्लेक्टिव प्रोजेक्शन जिसको बोलते हैं उस प्रकार का है। इसमें कोई भी दिक्कत है तो मेरे को बताओ, अपन अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर ऑडियो वीडियो है, कंप्यूटर में आवाज भी आती है, कंप्यूटर के अंदर आवाज भी आती है। फिल्म देखते हो आप कंप्यूटर के अंदर तो उसमें आवाज भी आती है। वो अलग बात है, आपने आवाज को म्यूट कर दिया, वो चीज अलग है, उसको अपन इसमें नहीं करेंगे, लेकिन उसके अंदर आवाज आती है। अगला जो एग्जाम्पल जिसको अपने को लिखने हैं वो है नॉन प्रोजेक्टेड। अगले एग्जाम्पल अपने को किसको लिखने हैं, नॉन प्रोजेक्टेड। इसमें प्रोजेक्शन होता ही नहीं, नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड। ठीक है, इसमें आपको बिजली नहीं करना। तो आपने पोस्टर देखे होंगे, ठीक है, चार्ट देखे होंगे, ग्राफ देखा होगा, ब्लैक बोर्ड भी इसका एग्जाम्पल है, नोटिस बोर्ड भी आपके हो, आपके उसके अंदर चिपकाया जाता होगा कॉलेज के अंदर। जिसने फीस जमा नहीं कराई है वो फीस जमा करा दे, ऐसा नोटिस बोर्ड के अंदर सूचना दी जाती है, तो नोटिस बोर्ड भी है आपका। ठीक है, कोई किताब भी आपकी जो है इसी का एक एग्जाम्पल है, कोई पत्रिका, जब भी कोई पत्रिका आती है तो पत्रिका भी इसी का एग्जाम्पल है, अखबार न्यूज़पेपर जिसको बोलते हैं वो भी इसका एग्जाम्पल है। तो ये सारी चीजें जो सिर्फ बोलती नहीं आपको दिखती हैं। ठीक है, होर्डिंग्स देखे होंगे आपने, कई फिल्मों के लगे रहते हैं रोड पे होर्डिंग्स, ये भी आपका कौन सा है, नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड है। ठीक है, कोई चित्र हो, डायग्राम, कोई भी डायग्राम आपके सामने बना हुआ हो, जैसे एक राजस्थान में पुरानी हेलियो जो हवेलियां होती हैं उस पर बहुत सारे, हाँ एल्बम भी बिल्कुल सही है, एल्बम शादी का एल्बम जो है वो भी, एल्बम भी जो है इसका ही एग्जाम्पल है। उसमें आप देख के बता सकते हो कि मेरे उस दिन शादी में क्या दिक्कत हुई थी, मोमेंट आपके दिमाग के अंदर याद करना चाहिए। तो ये नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड है, इसके अंदर कोई दिक्कत है तो मेरे को बताओ, अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम। ठीक है, तो अगला अपना तीसरा जो माध्यम है वो माध्यम है, कौन सा माध्यम है, ऑडियो विजुअल एड, जिसके अंदर आपको सुनेगा भी और आपको दिखाई भी देगा। जैसे आप मूवी देखते हो, वो एक ऑडियो विजुअल एड का उदाहरण है, ऑडियो विजुअल एड का उदाहरण है। तीसरा आपका ऑडियो विजुअल एड,
ठीक है। इसको भी तकनीकी के आधार पर दो भागों में बांट दिया गया है। एक तो प्रोजेक्टेड जिसमें आप लाइट का उपयोग करोगे, एक नॉन प्रोजेक्टेड जिसमें आपको किसी प्रकार की लाइट का उपयोग नहीं करना है। तो इनके एग्जाम्पल जो है वो अपने आप को याद रखने हैं। प्रोजेक्टेड एड का बताइए, प्रोजेक्टेड एड का एग्जाम्पल बताइए। जितने भी आपके हैं, टीवी है दोनों काम होते हैं, सिनेमा है दोनों काम होते हैं, आपका कंप्यूटर है दोनों काम होते हैं, आपका एंड्रॉइड फोन है दोनों काम होते हैं, सुनते भी हो फिल्म देखते भी हो। ठीक है, ये भी आपको याद है। आपके घर पे लगी हुई एलसीडी, एलईडी और एलसीडी जो है वो भी इसी का एग्जाम्पल है। एलईडी और एलसीडी जो है वो भी इसी का एग्जाम्पल है। तो ये सारे के सारे आपको इसके अंदर याद रखने हैं। कोई दिक्कत है तो मेरे को बता दो। सेमिनार जो है उसके अंदर उपकरण कौन सा है? सेमिनार के अंदर तो आप क्या चीज यूज करोगे? या तो प्रोजेक्टर यूज करोगे या आप कंप्यूटर यूज करोगे। तो सेमिनार को डायरेक्ट अपन नहीं बोल सकते, सेमिनार किस टाइप का है वो है। ठीक है, अगर सेमिनार में सिर्फ भाषण प्रक्रिया हुई है तो ऑडियो है। ठीक है, उसने कुछ दिखाया है और दिखा के बोला है तो ऑडियो वीडियो हो सकता है। ठीक है सर, आवाज सही करो थोड़ी। आवाज में दिक्कत है क्या? आवाज नहीं आ रही है क्या? कमेंट करके बताएं। हाँ थोड़ी, मैंने रूम छोटा ले लिया ना, वो गूंज रही होगी। जिसमें एसी, अब पसीना नहीं आ रहा ना, एसी वाला रूम ले लिया। ऊपर ऊपर का रूम मैंने कब्जा कर लिया घर पे, है ना, तो उसमें थोड़ी आवाज गूंज सकती है। कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताना, मैं खिड़कियां विड़कियां खोल दूंगा, थोड़ी आवाज का गूंजना कम हो जाएगा। ठीक है, अब आता है नॉन प्रोजेक्टेड एड। जैसे कठपुतली का खेल आपने देखा होगा, कठपुतली। ड्रामा आपने देखा होगा, नुक्कड़, नाटक, लोकगीत, लोक नृत्य, सॉरी, लोक नृत्य, लोक नाटक, लोक नाटक, लोक गीत के अंदर, गीत के अंदर आपको कुछ दिखाना भी है। सिर्फ गीत गाने नहीं, गाने तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, ऑडियो। उस लोक गीत के साथ आपको कुछ अपनी भावनाएं भी पैदा करनी है। अगर भावनाएं पैदा नहीं करते हो, आप कोई उसके साथ में नृत्य नहीं करते हो, तो लोक नृत्य और लोकगीत दोनों सम्मिलित रूप से ही ऑडियो विजुअल, ऑडियो विजुअल होंगी। तो मैं 1 मिनट रुको, इसको यहां से मिटा ही देता हूं। अकेला गीत तो सुनने लायक हो जाएगा, नाटक के अंदर तो बोला भी जाता है। लोक नृत्य प्लस लोकगीत, लोकगीत, ये दोनों काम साथ करने हैं आप। ठीक है, आगे नहीं दिख रहा, चलो थोड़ा उधर घुमा देते हैं। आगे ऐसे दिखाने को कुछ था भी नहीं, चलो इधर घुमा दिया थोड़ा। अब दिख रहा है? ठीक है, लोकनाट्य, ये सारे के सारे आपके नॉन प्रोजेक्टेड एड। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। अपन आगे की तरफ चलते हैं। चलो आगे की तरफ चलते, आगे की तरफ लिखिए, पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाएं। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए विभागीय योजनाएं। कौन सा विभाग? भारत सरकार पशुपालन विभाग। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा
सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं, कौन कौन सी योजनाएं हैं उनके बारे में अपन 1 बाय 1 पढ़ते जाते हैं। ठीक है, सबसे पहली योजना है आपकी पिगरी फार्मिंग। पहली योजना कौन सी है? पिगरी फार्मिंग, या इसको सुकर योजना भी बोल सकते हैं। सुकर मतलब सुअर को, या सुअर भी बोल सकते हैं, सुकर वो सु भी बोल सकते हैं, सुकर योजना होती है। इसके अंदर इस पिगरी फार्मिंग को भी, इस परियोजना को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक ब्रीडिंग परियोजना है, एक ब्रीडिंग परियोजना है और एक फैटनिंग परियोजना है। जो पिगरी फार्मिंग की परियोजना है, इस परियोजना को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक प्रजनन परियोजना है और एक मोटापा परियोजना है। फैटनिंग का मतलब मोटापा परियोजना भी बोलते हैं इसको, मोटापा, मोटापन, क्योंकि आपको मोटा करना होता है, यहां आपको प्रजनन करना होता है, तो प्रजनन परियोजना भी इसको अपन बोल सकते हैं। तो देखिए क्या क्या होता है। सरकार जो है पशुपालकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सूअर पालन का व्यवसाय चालू किया गया, और सूअर पालन का जो व्यवसाय है उसको 2 परियोजनाओं में विभाजित किया गया। एक प्रजनन परियोजना होती है जिसको ब्रीडिंग फार्मिंग बोलते हैं। तो ब्रीडिंग फार्मिंग में क्या होता है, इसके अंदर प्रत्येक पशुपालक को, इस परियोजना के अंदर प्रत्येक पशुपालक को 3 सुअर और 1 बोर, 1 नर सुअर जो है वो प्रदान किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट पर। 3 सुअर और 1 बोर, अर्थात 3 मादाएं सुअर की और 1 नर सुअर का जो है वो पशुपालक को प्रदान किया जाता है। और पशुपालक को प्रदान करने के बाद में पशुपालक जो है इन तीनों के जो मादाएं हैं उसका नर के साथ जो है वो ब्रीडिंग करवाता है, प्रजनन करवाता है, और प्रजनन कराने के साथ जो है उसके बच्चे पैदा होते हैं, और उनके बच्चों को अपन बोलते हैं पिगलेट्स। बच्चों को क्या बोलते हैं? पिगलेट्स। औसतन आपको पता है कि पिगलेट्स 8 से 10 बच्चे जो है वो एक सुअर, एक मादा दे देती है। ठीक है, जब इन पिगलेट्स की आयु जो है 2 महीने की हो जाए, जब इन पिगलेट्स की आयु जो है वो 2 महीने की हो जाए, तो ये क्या करेंगे, इन 2 महीने के बच्चों को एक निर्धारित दर से, निर्धारित दर में ऐसा नहीं कि आपने जो मन में आया वो पैसे मांग लिए, निर्धारित दर का मतलब वजन के आधार पर, वजन के आधार पर पैसा फिक्स होगा, तो इनके बच्चों का वजन ले लिया जाएगा, जितना वजन होगा उनको पैसों से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, वो निर्धारित दर हो जाएगी। उस निर्धारित दर से ये बच्चे जो हैं इस पशुपालक को दे दिए जाएंगे जो फैटनिंग परियोजना में काम कर रहा है या मोटापा परियोजना के अंदर काम कर रहा है। ठीक है, फिर वो बच्चे जो है इसके पास आ जाएंगे। तो इसके अंदर एक पशुपालक को 10 से 30 बच्चे जो हैं वो कम से कम एक साथ पालने चाहिए, ऐसा सरकार का मानना है। तो अब ये क्या करेगा, इन 2 महीने के बच्चों को अच्छा दाना पानी देगा, और अच्छा दाना पानी देने के बाद में इनका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर देसी है, अगर देसी सुअर के बच्चे का वजन बढ़कर 80 से 90 केजी हो गया, कितना, 80 से 90 केजी वजन हो गया, तथा कोई विदेशी है, कोई संकर या विदेशी जो सुअर है, संकर हो या कोई विदेशी सुअर हो, अगर उसका वजन बढ़कर 100 से 120 केजी के आसपास हो गया, तब इस वजन वाली सुअर को जो है स्लाउटर हाउस में बेच दिया जाता है, बुचड़ खाने में बेच दिया जाता है, ताकि उनकी स्लाउटरिंग हो सके, और स्लाउटरिंग होकर उनका जो मीट या पोर्क है वो मार्केट में बेचा जा सके। पशुपालकों को क्या फायदा हुआ, ब्रीडिंग करने वाले पशुपालकों को पैसे मिल गए, किससे, इस पशुपालक से। इस पशुपालक ने पैसे दे दिए इसको, इसने पैसे ले लिए, फिर इनका जो वजन बढ़ाने के बाद में जो पैसे थे वो इस पशुपालक ने रख लिए।
दोनों ही पशुपालकों की जो आर्थिक स्थिति है उसके अंदर सुधार आ गया। ये है पिगरी फार्मिंग। मैं आप में लिखाऊंगा नहीं, समझाऊंगा, एक बार दोबारा समझ लीजिए। पहली परियोजना है पिगरी फार्मिंग या सुकर परियोजना। ये दो स्टेप में चलती है, एक तो ब्रीडिंग परियोजना के अंदर और एक फैटनिंग परियोजना के अंदर चलती है। ब्रीडिंग परियोजना के अंदर पशुपालक को 3 सुअर, 300 यानी कि मादा सुअर तथा एक बोर, एक नर सुअर प्रदान किया जाता है और ये पशुपालक इनको आपस में ब्रीडिंग करने देता है। जैसे इनमें ब्रीडिंग होंगी तो आपको पता है 1 से 114 दिन यानी कि 3 महीना 3 वीक और 3 दिन के बाद में इनके अंदर प्रसव की प्रक्रिया होगी, जिसके अंदर बहुत सारे पिगलेट पैदा होंगे। ठीक है, अब इन पिगलेट को 2 महीने तक पालना है दूध के सहारे। ठीक है, जब ये 2 महीने के हो जाएंगे तो 2 महीने के हो जाने के बाद में वजन के आधार पर, और प्रत्येक वजन की निर्धारित दर होगी कि 1 किलो के 50 रुपए 100 रुपए जितने मिलेंगे, वो निर्धारित दर पर जो है ये पिगलेट जो है इस पशुपालक को बेच दिए जाएंगे और ये पशुपालक जो है फैटनिंग परियोजना के तहत जो है कार्य कर रहा होता है। अब इसको बेच दिए तो ये कम से कम एक साथ 10 से 30 बच्चे का क्या करेगा, मोटापा बढ़ाएगा, अच्छा दाना पानी देके। जब इनका मोटापा, अगर इसको बच्चे देसी के मिले हैं तो वजन 80 से 90 केजी हो जाए, इसको अगर संकर मिले हैं बच्चे या विदेशी बच्चे मिले हैं तो उनका वजन अगर 100 से 120 केजी हो जाए तो ये स्लाउटर हाउस, बुचड़ खाने को बेच दिया जाता है और बुचड़ खाने में उसके मीट तैयार किया जाता है, मीट को मार्केट के अंदर बेच दिया जाता है। तो ये आपकी पिगरी फार्मिंग सुकर परियोजना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के अंदर यह परियोजना अलवर और भरतपुर के अंदर कार्यरत है। अलवर और भरतपुर के अंदर यह परियोजना कार्यरत है, राजस्थान के 2 ही जिलों के अंदर कार्यरत है। क्वेश्चन ये आ जाए कि राजस्थान के कौन से जिले में सबसे ज्यादा सुकर पाई जाती है, सुअर पाई जाती है, तो अलवर जिले के अंदर सबसे ज्यादा जो है आपको सुअर मिलेंगी। क्वेश्चन ये आ जाए कि राजस्थान के कौन से जिले में सबसे ज्यादा सुअर होती है, जनसंख्या सुअर की ज्यादा है, तो आपका आंसर जाएगा अलवर जिला। यह है पिगरी फार्मिंग। कोई भी दिक्कत है मेरे को बताएं। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ये आपको खुद को लिखना है। मैंने प्री परियोजना जो है आपको समझा दी इसमें, और लिखना आपको खुद को है। तो अब आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, हाँ लिख लेंगे, बहुत बढ़िया। अपनी भाषा में लिखोगे तो मजा ही कुछ हो रहेगा। अगली है गोपालन परियोजना। गोपालन परियोजना विभाग की अगली परियोजना कौन सी है? गोपालन परियोजना। गोपालन परियोजना या योजना भी लिख सकते हो, परियोजना या योजना जो भी है, ठीक है, आप लिख सकते हो। तो ये योजना क्या है ये मैं आपको समझाता हूं। सरकार ने यह निर्धारित किया है कि जो पशुपालक आर्थिक रूप से कमजोर है और बेरोजगार है उसको 2 गाय प्रदान की जाएंगी। कितनी गाय? 2 गाय। उस पशुपालक को 2 काऊ प्रदान की जाएंगी। प्रदान कैसे की जाएगी? मान लो सबसे पहले उस पशुपालक को 1 गाय दी जाएगी। उस पशुपालक को 1 गाय दी जाएगी। ठीक है, जब ये गाय में पार्चुरेशन प्रसव की प्रक्रिया हो जाएगी, ब्याने के बाद में दी जाएगी, तो उसके अंदर लगातार मिल्किंग की प्रक्रिया होती रहेगी। वो दूध निकालता रहेगा और उस दूध को बेचकर अपने जो घर का जो आर्थिक जो मंदी है या जो भी अर्थव्यवस्था है घर की, उसको चलाता रहेगा। जब ये गाय ड्राई पीरियड में आ जाएगी, ड्राई पीरियड के अंदर, अब मान लो इस गाय ने दूध देना बंद कर दिया, जिसको सूखा काल बोलते हैं। जब ये गाय सूख जाएगी या सूखा काल में आ जाएगी तो फिर जो विभाग जो है इसको दूसरी गाय यहां पर प्रदान कर देगा। ठीक है, दूसरी गाय जो है वो प्रदान कर देगा। अब ये गाय जो है वो दूध देना शुरू कर देगी। तो पूरे 12 महीने पशुपालक का जो दूध उत्पादन की जो निश्चित दर है
वो बनी रहेगी और जो निश्चित पैसा है वो आता रहेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये 2 गाय दी जाती हैं, ठीक है। एक गाय उसको पहले पकड़ा दी जाती है आफ्टर पार्चुरेशन, वो दूध निकालता है। जब वो सूख जाती है, वो विभाग को बोलेगा कि शायद दूध देना बंद कर दिया है, तो दूसरी ब्याई हुई गाय उसको दे दी जाएगी और पूरे 12 महीने जो है उसका दूध उत्पादन एक समान बना रहेगा। जब ये सूखेगी तभी इसका जो है पार्चुरेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार लगातार विभाग जो है सो गाय देता रहेगा और उसका दूध उत्पादन की जितनी मात्रा, मान लो कि डेली का 5 लीटर है, वो पूरे 12 महीने 5 लीटर रहेगा और 5 लीटर को बेचकर अपने परिवार को चलाएगा। सर वॉइस नहीं आ रही, आवाज आ नहीं रही या गूंज रही है? आवाज आ नहीं रही या गूंज रही है? आवाज में रेजोनेंस, अनुनाद ज्यादा हो रहा है, सही है, ठीक है। तो अब आगे की तरफ चलते हैं। बकरी पालन योजना कौन सी है? ठीक है, और इसके अंदर देसी गाय कितना दूध देती है, कितना विदेशी देती है, ये अपन एलपीएम के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं, उसको अपन इसके अंदर नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन बकरी पालन योजना। सुअर दे दी, गाय दे दी और अब बकरी देंगे। अब क्या देंगे? बकरी देंगे। बकरी पालन योजना, बकरी पालन परियोजना या योजना। तो बकरी जो है वो कौन कौन से उद्देश्य से जो है बकरी को पाला जाता है? तो बकरी जो है पशुपालक को दुग्ध देती है, मांस के पर्पज से भी पाला जाता है, उससे अपने को चमड़ा या खाल भी प्राप्त होती है, ठीक है, उससे बाल भी प्राप्त होते हैं, उससे अपने को सींग भी प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये अपने को बकरी से प्राप्त होते हैं, दुग्ध, मांस, खाल, बाल, सींग, ये सारी चीजें जो है। और लास्ट में आपको खाद भी, जो बकरियों का ड्रॉपलेट है उसकी खाद बनाई जाती है, जिसको मारवाड़ी भाषा में बोला जाता है मींगनी की खाद, ठीक है। तो ये सारी चीजों के लिए जो है बकरी को पाला जाता है, तो यह आपको ध्यान में रखना है। कई बार आपके लिखा हुआ आता है कि ड्यूअल पर्पज गोट। ड्यूअल पर्पज गोट का क्या मतलब होता है? तो आप याद रखिए, ड्यूअल पर्पज के अंदर आप ये खाल बाल ये चीजें नहीं देखोगे। इसके अंदर आपको देखना है कि वो बकरी दुग्ध भी देती है और वो बकरी मांस उत्पादन के लिए भी काम में ली जाती है, ठीक है। ये बकरी जो है, ये दोस्तन बकरी 2 से 3 लीटर दूध जो है वो पर डे देती है। 2 से 3 लीटर जो बकरी है वो दूध जो है वो पर डे देती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो गोट है, बकरी जो है उसकी ग्रोथ रेट भी क्या होती है? अन्य जानवरों की तुलना में देखें तो इसकी ग्रोथ रेट भी अच्छी होती है, ठीक है। प्रजनन क्षमता अच्छी होती है, अर्थात प्रोलिफिकेसी, यहां पर लिख देता हूं प्रोलिफिकेसी यानी कि प्रजनन क्षमता अच्छी होती है। प्रजनन क्षमता अन्य जानवरों की तुलना में इसकी अच्छी होती है। प्रजनन क्षमता का मतलब क्या होता है कि कितने बच्चे एक प्रसव में दिए, जितने ज्यादा बच्चे देगी उसकी प्रोलिफिकेसी उतनी ही ज्यादा रहेगी। तो अपन गाय भैंसों की तुलना करें तो उनकी तुलना में इसकी प्रजनन क्षमता ज्यादा है, इसमें ज्यादातर जुड़वा बच्चे 2-3 बच्चे पैदा होते हैं, तो इसकी प्रोलिफिकेसी बढ़िया है, बच्चों की ग्रोथ रेट बढ़िया है, जल्दी से वो वजन ग्रहण कर लेते हैं, उनको जल्दी से बेच दिया जाता है। और दूध भी 2 से 3 लीटर जो है वो दूध दिया जाता है। और मांस के बारे में अपन पढ़ चुके हैं कि सबसे स्वादिष्ट मांस किसका होता है, क्या होता है, ये चीजें अपन पढ़ चुके हैं। तो ये किस पर्पज से जो है दूध और मांस के पर्पज से, ड्यूअल पर्पज से जो है वो पशुपालक को दी जाती है। अब आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ी मैं साइड डालू, आगे की तरफ बढ़ते हैं। कौन कौन सी नस्ल जो है वो विभाग जो है वो पशुपालकों को देता है? कौन कौन सी नस्ल जो है वो प्रदान करता है? तो याद रखिए, एक तो सिरोही नस्ल देता है, एक मारवाड़ी नस्ल देता है और एक जखराना। ये 3 नस्ल जो है वो विभाग द्वारा पशुपालक को प्रदान किए जाते हैं।
ठीक है, तो ये भी याद रखना है कौन कौन सी नस्ल प्रदान करता है। आगे ये क्वेश्चन भी आता है, यूनिट के क्वेश्चन आते हैं, वो यूनिट के आप रटे हुए डायरेक्ट कि कितने बकरियां और कितने बकरे किस यूनिट के अंदर आप पशुपालक को दोगे। तो आप याद रखिए 10 बकरी 10 डोई प्लस 1 बकरा 1 बक, जिसको बिरजू बकरा कहा जाता है। प्रजनन के लिए जो बकरा काम में लिया जाता है उसको बिरजू बकरा कहते हैं। ये पशुपालक को एक यूनिट के रूप में प्रदान की जाती है, एक यूनिट के रूप में पशुपालक को प्रदान की जाती है, ताकि जो है वो लगातार जो है इनसे दूध और मांस जो है वो प्राप्त कर सके, दूध और मांस जो है वो प्राप्त कर सके। ठीक है, तो 10 डोई और 1 बक दिया गया, इसके अंदर नर होगा उसको मांस पर्पज के लिए बेच दिया जाएगा और जो मादा होगी उसको वापस रियर कर दिया जाएगा, और मादा दूध भी देगी और जो नर बच्चे हैं वो मांस पर्पज के लिए बेच दिए जाएंगे, अर्थात दूध की पूर्ति भी होगी मादाओं से और मांस के लिए नर को रखा जाएगा। ठीक है, तो एक यूनिट बकरी से संबंधित आपको पूछ ले तो 10 बकरियों के पीछे 1 बकरा। ठीक है, ये आप जो है गवर्नमेंट देती है, यूनिट के रूप में देती है। ठीक है, एक और ध्यान रखना है कि डेंगू और चिकनगुनिया, डेंगू और चिकनगुनिया के अंदर बकरे का दूध जो है बहुत लाभकारी होता है। डॉक्टर बताता भी है किसी को डेंगू हो जाए तो उसको बताता है कि आप जो है इसका बकरी का दूध पीजिए, तो वो बहुत लाभकारी होता है। तो ये बकरी पालन योजना है, आप याद रखिए। बकरी पालन योजना के अंदर मैंने सबसे पहले पॉइंट आपको लिखाया है कि बकरी से आप कौन कौन से उत्पाद प्राप्त कर सकते हो, तो ये सारे उत्पाद आप प्राप्त कर सकते हो। किसी बकरी को डुअल पर्पज ब्रीड बोला जाता है, द्वीप परियोजना जो बकरी कहा जाता है, इसका मतलब उससे दूध और मांस दोनों चीजें प्राप्त होंगी। दूध की प्राप्ति आपको मादा से होगी, तो 2 से 3 लीटर मिल्क पर डे बकरियां जो है वो देती हैं, और इसकी ग्रोथ रेट बकरी की अन्य जानवरों की तुलना में जो वृद्धि दर है वो भी ज्यादा होती है और प्रजनन क्षमता भी अच्छी होती है। ठीक है, कौन कौन सी नस्ल जो है सरकार देती है, तो सिरोही, मारवाड़ी और जखराना। ठीक है, नस्ल देती है। एक यूनिट के अंदर 10 बकरियां और 1 बकरा दिया जाता है, जिसको बिरजू बकरा कहा जाता है। इसमें मादा अगर पैदा होती है तो मादा को आप जो है दूध के लिए रख सकते हो और आगे के प्रजनन के लिए रख सकते हो, और नर को मांस के पर्पज से आप बेच सकते हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया बकरी पालन योजना, बकरी समझ में आ गई। अब आपको भेड़ भी देते हैं, भेड़ परियोजना, भेड़ पालन परियोजना। बकरी प्रदान कर दी, भेड़ भी देंगे, ऊंट भी देंगे, घोड़ा भी देंगे। भेड़ पालन परियोजना, इसके अंदर पशुपालक को भेड़ दी जाती है, और भेड़ का उपयोग आपको पता ही है, भेड़ से दुग्ध भी प्राप्त होता है, भेड़ को मांस के पर्पज के लिए भी पालते हैं और भेड़ को ऊन के पर्पज के लिए भी पाला जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है कि आप भेड़ की कौन कौन सी नस्ल जो है वो पशुपालक को प्रदान करते हो। तो राजस्थान की चोकला, नाली, मालपुरा, ये नस्ल जो है वो पशुपालक को प्रदान की जाती है। तो ये आपको नस्ल याद रखनी है। एक पोंगल भी दी जाती है, पोंगल, ये नस्ल जो है वो पशुपालक को सरकार जो है वो प्रदान करती है। तो इन नस्लों के बारे में आपको ध्यान रखना। राजस्थान की जो भेड़ें हैं इनसे जो ऊन प्राप्त होती है वो कौन सी क्वालिटी की होती है, फाइन वूल बोलते हैं जिनको, फाइन वूल क्वालिटी की जो है अपने को ऊन है प्राप्त होती है। और इसकी एक यूनिट किस रूप में दी जाती है, 30 भेड़ें, 30 भेड़ें दी जाती हैं और एक रैम, एक जो है मेंढा वो दिया जाता है। तो एक यूनिट अंदर आपको पूछ ले तो 30 ईवी और एक रैम होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। भेड़ पालन से राजस्थान के अंदर आपको याद रखना है CSWRI, ये आपको मैं कई बार बता चुका भी हूं कि यहां पर क्या होता है, सेंट्रल, इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल सीफ एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहां पर स्थित है, मालपुरा टोंक,
कहां पर स्थित है? मालपुरा टोंक के अंदर ये पाया जाता है। ये जगह कहां है? मालपुरा टोंक। और यहां पर कौन कौन सी नस्लें प्राप्त हुई है? अविका नगर, इनका क्रॉस एलपी में बता दिया किस किस का है, और अविवास्त्रा। तो अपन बार बार नहीं लिखेंगे, अविका नगर और अविवास्त्रा किस किस का क्रॉस है ये मैं आपको बता चुका हूं। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है, कोई एग्जाम में पूछ ले तो आपको उसका जवाब दे सको। ठीक है, एक बार भेड़ पालन परियोजना मैं दोबारा आपको बता देता हूं। ठीक है, उसके बाद में अपन आगे की तरफ चलते हैं। तो भेड़ जो है दुग्ध, मांस और ऊन, तीन कार्यों के लिए पाली जाती है। और कौन कौन सी नस्ल जो है वो सरकार प्रदान करती है? तो चोकला, नाली, मालपुरा और पुंगर। ठीक है, और जो राजस्थान की भेड़ें हैं, ये जो भेड़ें हैं इनसे किस प्रकार की क्वालिटी की वूल प्राप्त होती है? तो फाइन क्वालिटी की वूल जो है इनसे प्राप्त होती है। और एक यूनिट के अंदर, भेड़ के अंदर आपसे क्वेश्चन आ जाए तो 30 ईवी और 1 रैम को 1 यूनिट भेड़ की बोला जाता है। ठीक है, ये इससे संबंधित पॉइंट था, क्योंकि भेड़ से संबंधित है। तो CSWRI अपन ने बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं। सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि मालपुरा राजस्थान के टोंक जिले में स्थित है। ठीक है, और वहां पर 2 भेड़ों की नस्ल बनाई गई, अविका नगर और अविवास्त्रा, और इनका क्रॉस आपको पता है। ठीक है, कि आपको समझ में आ गया। तो अपन मुर्गी पालन के अंदर चलते हैं। मुर्गी पालन के अंदर चलते हैं। तो मुर्गी पालन के अंदर दोनों ही है, आपकी लेयर प्रोडक्शन के लिए भी है और आपकी ब्रोलर प्रोडक्शन के लिए भी है। तो दोनों का आपको ध्यान में रखना, यूनिट आपको स्पेशली ध्यान में रखनी है। बाकी मुर्गी पालन के अंदर दोनों तरह की योजनाएं हैं आपका। कौन कौन सी? लेयर प्रोडक्शन के लिए भी है और आपके ब्रोलर प्रोडक्शन के लिए भी है। लेयर प्रोडक्शन में आपको जो उत्पाद है वो क्या प्राप्त होगा? अंडा होगा। ब्रोलर में आपको जो है चिकन या मांस क्या प्राप्त होगा? चिकन या मांस प्राप्त होगा। ठीक है, अब एक एक यूनिट की बात करते हैं। तो लेयर के अंदर 1 यूनिट बराबर 100 हैन, 100 मुर्गियां होती हैं। और ब्रोलर के अंदर 1 यूनिट के अंदर आपको 250 चिक्स बोलते हैं, उनको माना जाता है। तो ये 2 यूनिट आपको ब्रोलर प्रोडक्शन की परियोजना कब स्टार्ट, ये स्टार्ट कब हुई, ये आपको बुक के अंदर देख लेना है सबको। ठीक है, मैं बेसिक फंडा आपको बता रहा हूं, कब स्टार्ट हुई, क्या है, इनकी जो आगे पीछे की जो एमसीक्यू टाइप का, एमटीआर टाइप के क्वेश्चन है वो आप बुक के अंदर देख लें। लेयर प्रोडक्शन में आपको अंडा प्राप्त होगा, 1 यूनिट आपको याद रखनी है 100 मुर्गियों के आसपास। और वही ब्रोलर के अंदर आपको पूछ ले तो 250 चिक्स बराबर 1 आपको जो है यूनिट करनी है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चले, चलो आगे की तरफ चलते। आगे है असव परियोजना, असव पालन परियोजना। असव, असव मतलब घोड़ा, असव, असव पालन परियोजना, घोड़ा पालन परियोजना। इसके अंदर अपने को ज्यादा नहीं ध्यान रखना, एक घोड़ा या एक घोड़ी 1 यूनिट होता है। ठीक है, और गाड़ी के अंदर आपसे पूछा जाए तो 1 घोड़ा और 1 गाड़ी यूनिट होती है। ठीक है, 1 घोड़ा 1 घोड़ी यूनिट होती है, या 1 घोड़ा व 1 गाड़ी जो है वो 1 यूनिट होती है। आपको ध्यान में रखना है कि ये योजनाएं कहां कहां जो है अभी चल रही हैं। तो आपको याद रखना है कि ये योजना बाड़मेर के अंदर संचालित है। बाड़मेर के अंदर ये योजना संचालित है, जहां पर 2 नस्ल है, एक मलानी और दूसरा गूडा मलानी। तो ये परियोजना वहां चल रही है। तो ये क्वेश्चन भी यही आता है
कि राजस्थान में सबसे ज्यादा घोड़े, गद्दे घोड़े कहां पाए जाते हैं? राजस्थान में सबसे ज्यादा, राजस्थान में आप लिख सकते हो, राजस्थान में सबसे ज्यादा गद्दे घोड़े कहां पाए जाते हैं, कौन से जिले में पाए जाते हैं? तो आपका आंसर जाएगा बाड़मेर, क्योंकि परियोजना ही वहीं चल रही है, तो गधे घोड़े भी आपको सबसे ज्यादा कहां मिलेंगे? बाड़मेर के अंदर ही मिलेंगे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट आपको अश्व पालन से संबंधित याद रखना है। आगे अपन चलते हैं ऊंट पालन परियोजना। ऊंट पालन परियोजना, तो ऊंट पालन परियोजना जो है, ऊंट पालन परियोजना, परियोजना ये कौन कौन सी नस्ल के लिए जो है वो काम में ली जाती है? तो आपको पता है जैसलमेरी ऊंट और बीकानेरी, जैसलमेरी और बीकानेरी ऊंट के लिए जो है ये नस्ल जो है वो काम में ली जाती है। अगर बात करें यूनिट की, तो अकेला एक ऊंट एक इकाई होता है, एक अकेला ऊंट दिया जाता है वो एक इकाई होता है। अगर गाड़ी के साथ बात करें यूनिट की, जो घोड़े के अंदर था वैसा का वैसा इसके अंदर भी है, एक ऊंट और एक गाड़ी एक यूनिट के बराबर होंगी। घोड़े के अंदर भी गाड़ी से संबंधित मैंने लिया था तो एक घोड़ा एक गाड़ी लिया था, यहां पर भी एक ऊंट एक गाड़ी एक यूनिट है, और वैसे बात करो तो एक ऊंट है। ठीक है, यह आपको समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित एक संस्था है जिसको अपन बोलते हैं एनआरसी, एनआरसी संस्था है जिसको बोलते हैं नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल। इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल। और ये कहां स्थित है? जोहेड़बीड़, जोहेड़बीड़ कहां स्थित है? जोहेड़बीड़ बीकानेर। कहां स्थित है? जोहेड़बीड़ बीकानेर स्थित है। ये शायद क्वेश्चन आ भी चुका है, ठीक है, फिर भी आपको याद रखना है कहीं दोबारा ना पूछ ले। जोहेड़बीड़ बीकानेर के अंदर स्थित है। तो ये ऊंट पालन परियोजना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब अपन ने कल फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन पढ़ ली थी। हाँ आज बहुत है जितेंद्र, थोड़ा सा बस लास्ट और बचा हुआ। फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन आपने पढ़ ली थी, लेकिन उसके अंदर मैंने आपको उसके अंदर समझाया था, लेकिन एक बुक के अंदर अलग अलग तरीके से उनके अंदर डिफरेंस किया हुआ है, तो वो डिफरेंस भी मैं आपको लिखा देता हूं अपने उसी सिद्धांत के आधार पर। तो दो तीन पॉइंट है, लिख लो। फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर जो डिफरेंस के पॉइंट है वो आप लिख लो। फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन, इसके अंदर वैसे तो मैंने आपको सब चीजें समझा दी है, फिर भी कुछ डिफरेंस के पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, इसको फॉर्मल एजुकेशन को सहस्तावत, सहस्तावत शिक्षा कहा जाता है, क्योंकि ये सारी की सारी शिक्षाएं जो है विभिन्न प्रकार की संस्था के अंदर चलती हैं, विभिन्न प्रकार की संस्था के अंदर चलती हैं, इसलिए इसको संस्थागत शिक्षा कहा जाता है। और इसका तो मैंने एग्जाम्पल ही बताया था आपको, इसको प्रसार शिक्षा कहा जाता है। ये तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया था कि एक्सटेंशन एजुकेशन ही एक तरह की इनफॉर्मल एजुकेशन है, तो उसको प्रसार शिक्षा भी कहा जाता है। फॉर्मल जो एजुकेशन है इसका क्षेत्र हमेशा सीमित होता है, सीमित होता है, क्योंकि इसका हर चीज सीमित होती है। पाठ्यक्रम सीमित होता है तो इसका क्षेत्र भी सीमित होगा, या तो 9th क्लास के लिए पाठ्यक्रम होगा या 10th क्लास के लिए। तो 9th क्लास में एक संस्था में या तो 100 बच्चे होंगे या 50 होंगे, मतलब सीमित होगा। लेकिन ये असीमित क्षेत्र की है, असीमित। आप कितने भी गांव में कितने भी लोगों को जो है ये शिक्षा दे सकते हो, असीमित क्षेत्र होता है। अब देखिए फॉर्मल एजुकेशन है जो आप पढ़ रहे हो, फॉर्मल एजुकेशन है, तो फॉर्मल एजुकेशन का पाठ्यक्रम सरकार निर्धारित करती है।
जबकि इनफॉर्मल एजुकेशन का पाठ्यक्रम सीखने वाले की रुचि पर निर्भर करता है, अर्थात जो कृषक और पशुपालक की रुचि पर निर्भर करता है कि वो चाहते हैं वो चीज आपको पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं इसका पाठ्यक्रम सरकार की रुचि पर निर्भर करता है, सरकार की रुचि पर निर्भर करता है। जैसे आपने देखा होगा कई महापुरुषों की जीवनियां जो है आपके किताबों में आती हैं, वो सरकार तय करती है कि आपको महात्मा गांधी की जीवनी पढ़ानी है या सुभाष चंद्र की बोस की जीवनी पढ़ानी है, तब वो सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें पशुपालकों की और रुचि पर निर्भर करता है। सरकार चाहे कुछ भी करेगी, पशुपालक जो पढ़ना चाहेंगे वही उसको में पढ़ाया जाता है, तो उनकी रुचि पर निर्भर करता है। अब एक इसके अंदर संबंध दिखाया गया है गुरु और शिष्य का। तो फॉर्मल एजुकेशन के अंदर शिष्य जो है वो गुरु के पास में जाता है। आपको पता है गांव के स्कूल के अंदर बहुत सारी बसें आती हैं, बसों में उनको लाद लाद के स्कूल के अंदर पहुंचाया जाता है। मतलब शिक्षक के पास शिष्य पहुंचता है, विद्यार्थी जो है वो शिक्षक के पास शिक्षा लेने को पहुंचता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, पशुपालक गांव के गट्टे पे बैठे हुए हैं तो पढ़ाने वाला भी वहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी डिफरेंस है। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि विद्यार्थी शिक्षक के पास जाता है और इसमें क्या है, शिक्षक विद्यार्थी के पास जाता है, विद्यार्थी के पास जाता है। ठीक है, अगर इसके अंदर बच्चों जैसे कर दिया जाए तो इनफॉर्मल एजुकेशन कोई नहीं लेगा, इनफॉर्मल एजुकेशन जो है वो कोई नहीं लेगा। अब एक डिफरेंस जो है ऊपर आपको दिख रहा है क्या, ऊपर लिख देते हैं, लास्ट डिफरेंस ऊपर लिख देता हूं, जगह है ऊपर, नीचे जगह नहीं होगी। चलो ठीक, एक होती है योग्यता और आयु। तो आप याद रखिए फॉर्मल एजुकेशन के अंदर कुछ न कुछ योग्यता और आयु जो है वो निश्चित होती है। अब 5 साल के बच्चे को आप 12वीं क्लास में डाल सकते हो क्या? नहीं डाल सकते। तो उसके लिए मिनिमम योग्यता चाहिए कि वो 10वीं पास होना चाहिए, और 10वीं पास करने के बाद में 11वीं भी उसकी पास होनी चाहिए। अगर वो 11वीं पास भी नहीं है तो 10वीं पास के बाद में 1 साल का गैप जरूर चाहिए, अर्थात इसकी आयु और योग्यता निर्धारित होती है। इसके अंदर विद्यार्थी की आयु व योग्यता निर्धारित होती है, और इसके अंदर अगर आपने ऐसा कर दिया कि पीएचडी किया हुआ किसान ही इनफॉर्मल एजुकेशन ले पाएगा तो पूरे गांव के अंदर एक भी कृषक नहीं मिलेगा। अर्थात इसके अंदर आयु और योग्यता जो है वो बिल्कुल निर्धारित नहीं होती है। ठीक है, इसके अंदर विद्यार्थी की आयु व योग्यता निर्धारित नहीं होती है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये मूल कंसेप्ट तो जो मेरा था मैंने वही है, लेकिन ये किताब के अंदर लिखा हुआ है तो आपका दिमाग खुल जाए इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो अभी तक कोई दिक्कत है तो मेरे को बताएं, और आज के लिए अपन यही इतनी क्लास के साथ रोकेंगे क्योंकि आप सब थक चुके हो। किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो आज के लिए इतना ही काफी। बाकी मैं एक चीज आपको फिर बता रहा हूं, ऑफलाइन मत होना, बहुत काम की चीज बता रहा हूं। जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ आकर्षित किया जा रहा है। एक मीठा जहर जो है वो आपको दिया जा रहा है विभिन्न टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, भिन्न कोचिंग के माध्यम से, या तो वो डिजिटल बोर्ड ले आते हैं या टेलीग्राम के माध्यम से कुछ ना कुछ पैसा आपके पास रखा जाता है और आपको क्विज के रूप में एग्जाम आपकी दी जाती है।
आपके सही हो जाते हैं तो आप कॉलर ऊपर करते हो, नहीं सही होते तो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। मेरे भाई, ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से आपको जो तैयारी करवा रहे हैं सब्जेक्ट की, ये एक बहुत बड़ा जहरीला, स्वीट पॉइजन भी नहीं बोलूंगा, कड़वा पॉइजन है। इस चक्कर में ना फंसे, इस चक्कर में आप परेशान होते हो, और आप जब परेशान होते हो तो वो क्वेश्चन मेरे पास डालते हो एज ए गूगल के तौर पर। ऐसे विभ्रामक क्वेश्चन कराने वाले महान महान टीचरों से और महान महान विद्यार्थियों से दूर रहें। किसी भी सब्जेक्ट को क्लियर उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार पर आप आजीवन कभी भी नहीं कर पाओगे। आपको कोई सब्जेक्ट तैयार करना है तो कैसे तैयार करोगे? और इसका मैं एक बढ़िया एग्जांपल आपके लिए, जैसे ही एक्सटेंशन खत्म हो जाएगी, एक बढ़िया एग्जांपल मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, और जिसमें आपको महसूस भी होगा कि आदमी सही मन में बोलता है। मेरी बात तो सुनते जाओ, वही पेपर चालू हो गया ना। मैं कुछ और समझाना चाह रहा हूं, आप समझ कुछ हो रहे हो। पहले समझो, आपको अगर कोई सब्जेक्ट तैयार करना है तो आपको सबसे पहले उस सब्जेक्ट की थ्योरी समझ में आना जरूरी है। उसकी जो थ्योरी है वो क्लियर होना जरूरी है। आपके पास थ्योरी क्लियर है तो क्वेश्चन तो आप हजारों बना सकते हो, हजारों क्वेश्चन बना सकते हो। तो इस प्रकार की जो पार्टिसिपेंट कर रहे हो, यूट्यूब पर भी मैं देखता हूं 20-25 क्वेश्चन ले आते हैं, वो क्वेश्चन पहले आपसे पूछते हैं, फिर उसका स्पष्टीकरण देते हैं क्वेश्चन का, आगे निकलते, चल भाई आगे चलो आगे चलो। नहीं होगा, कभी सब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा, कभी क्लियर नहीं होगा। आपको अपनी थ्योरी क्लियर करनी है। जब आपकी सब्जेक्ट की थ्योरी क्लियर हो जाए, कोई भी ऑथेंटिक बुक, एक ऑथेंटिक बुक, हजार जगह नहीं, एक ऑथेंटिक बुक्स में से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लेने हैं, जिससे आपके मन में ये कॉन्फिडेंस जागृत हो जाए कि आपने जो थ्योरी पढ़ी थी वो सही है। बस मल्टीपल क्वेश्चन का इतना ही योगदान रखो, आपने जो थ्योरी पढ़ी है उसके एक ऑथेंटिक बुक के आपने क्वेश्चन कर लिए, आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, तो मन के अंदर तसल्ली कर लो कि अपनी थ्योरी सही है, अपने थ्योरी की अपनी पकड़ है। ठीक है? और जो आप इस स्वीट पॉइजन के अंदर जा रहे हो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपको कोई सब्जेक्ट क्लियर कराएगा, तो सिलेक्शन की तो भूल जाओ, कभी किसी साल कुछ नहीं होना। अरे कहां कौन किस किस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन याद करोगी? कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, ना कोई उनका आपको कोई मिलाप है, कहीं को डाटा मिलता है, रात को बनाते हैं, तुम्हें परोस देते हैं, तुम परेशान होते यार, इसका उत्तर नहीं, उसका उत्तर नहीं। मत पढ़ो इस चक्कर में, आराम से जो मैं पढ़ा रहा हूं थ्योरी क्लियर करो, और कोई भी एक ऑथेंटिक बुक, भले ही उसमें क्वेश्चन कम से कम हो, ज्यादा मैंने एक्सटेंशन में उसमें न्यूट्रिशन में डाले ना, कर लिए क्या किसी ने सोल्व? वो तुम्हारी इसी रोग को मिटने के लिए मैंने वो प्रोडक्ट बनाया था, लेकिन उसमें मैंने ये किया कि एलएसए का अलग कर दिया, डॉक्टर के लिए अलग कर दिया। ठीक है? कभी नहीं कर पाओगे। थ्योरी आप यहां से क्लियर करो, और थ्योरी अपना लास्ट तक आपको मूल मंत्र है, थ्योरी आपको सिलेक्शन करवाएगी, चाहे आपकी जीके की थ्योरी हो, चाहे आपके सब्जेक्ट की थ्योरी हो। अगर इन्हीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दुनिया भर की जो कोचिंग है यूट्यूब पर रात को लेके आती है, क्वेश्चन करवाती है, आपको डिप्रेशन महसूस होने लगता है, और यार ये तो क्वेश्चन मेरे को आ ही नहीं रहा, किसी को आ रहा है, वो कॉलर ऊंची कर रहा है कि मेरे को आ गया। फिर वो क्या करते हो, आप उस कोचिंग के जो है लास्ट में थ्योरी वाले, या वो आपको कहीं ना कहीं आपको लूट लाट के चला जाता है। इस चक्कर में मत पढ़ो, जितनी थ्योरी दे रखी है उस पर विश्वास करो, उसको बार बार पढ़ो, और उसको अपने मुट्ठी के अंदर रखो थ्योरी को, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है? तो ये मैं आपके लिए सूचना देना था। इस जो अनर्थ, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टेलीग्राम क्विज मैंने भी चालू की थी, मैंने तो बंद कर दिया, मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है, हर टीचर क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवा रहा है। अरे हर टीचर आके क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवा रहा है, क्वेश्चन से थोड़ी सब्जेक्ट क्लियर होता है। आपके मूल सिद्धांत ये है, इनसे आप कितने भी क्वेश्चन बनाओ ना, अब इन्हीं को लेकर आप 1 2 3 4 5 10 क्वेश्चन बना लो, क्या मतलब हो? बकवास है। आराम से थ्योरी पढ़ो और मस्त रहो लास्ट तक। आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, कल मिलेंगे।